Good morning, class 8. Today we are starting chapter 13, direct and inverse proportion. आप सोच रहे होंगे कि सर ने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व कर दिए बेटे, मैं पूरी वीडियो बना चुका था पर वीडियो नहीं बनी, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 5 और 6 है। तो चलिए मैं पहले आपको 1 to 4 ही क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बता दूं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी हमें दी गई होती है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ती है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी कम होती है दूसरी भी कम होती है तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए हम एक पेंसिल खरीदने जाते हैं बाजार में और एक पेंसिल की कीमत 5 रुपीज है, तो हमने एक पेंसिल खरीदी तो कितने रुपए दिए बेटे? 5 रुपीज। अब अगर हमको 10 पेंसिल खरीदना है तो हमको कितने रुपीज देना पड़ेंगे? 50 रुपीज। तो अगर पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ी तो हमको अमाउंट भी ज्यादा देना पड़ा। दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे? देखिए, मान लीजिए मुंह में हमको इसको कलर करवाना है, व्हाइट वॉश करवाना है ना। अगर एक आदमी इस क्लासरूम को कलर करता है तो वो कितने दिन लगाएगा? लगभग 5 डेज लगा देगा। मान लो 5 डेज उसको लगते हैं। अब एक आदमी अगर काम करता है तो दिन कितने लग रहे हैं? 5। मान लीजिए हमने 3 आदमी को इस रूम को कलर करने के लिए लगा दिए तो वो एक ही दिन में कलर कर देंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन हमने बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए। मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये केस कौन सा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं 13 चैप्टर में 13.1 एक्सरसाइज में जितने भी सम है वो सब ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इसलिए है बेटे कि जब आप उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उनका मीनिंग निकालेंगे तो आप देखेंगे एक क्वांटिटी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 में जब आप देखेंगे तो वो सभी क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के होंगे। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या पहली कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, और दोनों को सॉल्यूशन करने का यहाँ से चेंजेस आएगा। बाकी ये टेबल कॉमन बनेगी। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये 13.1 से आया या 2 से। आपको उस समय क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग निकालना पड़ेगा। यही होता है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है। तो टेबल दोनों में सेम ऐसी बनेगी, बस यहाँ का प्रोसेस जो सॉल्यूशन का वो बदलेगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बहुत इजी है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 भी बता दूंगा। आप अभी ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखिए, अब आप मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। मतलब एक बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स इनलार्ज करके देखा इनलार्ज फोटोग्राफ में, तो उस बैक्टीरिया की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर होती है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? इफ द फोटोग्राफ इज enlarged 20,000 times only। अब फोटोग्राफ को केवल 20,000 टाइम इनलार्ज किया जाएगा। 50,000 किया था तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ थी, अब 20,000 टाइम इनलार्ज किया जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो हमने एक्स ली। पहले ज्यादा टाइम इनलार्ज किया था तो लेंथ बड़ी थी, अभी कम टाइम इनलार्ज करेंगे तो लेंथ कम होगी। इसलिए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन को पढ़कर मीनिंग निकालकर हमने लिखा कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये टेबल बना दिया। जो हमको फाइंड करना होता है वो क्वांटिटी हम ऊपर लिखते हैं, जो दी गई होती है क्वांटिटी नीचे लिखते हैं। देन दिस इज द 5 upon 50,000 इज इक्वल टू x upon 20,000। और जो हमने ये ऐसा इसलिए आइडियल किया है कि जो क्वांटिटी हमें फाइंड करना होती है x ऊपर है तो हमको इजी रहेगा समझने में कि हमको x नहीं रहेगा, वो 20,000 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 विल गो देयर मल्टीप्लाई 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 on the 5 on the 5 then x is equal to 2 centimeter
सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। कि बैक्टीरिया को जब 20,000 टाइम हम इग्नोर करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी बेटे? 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि एक मॉडल शीट है, मॉडल शीट जो हमने बनाया है कागज से या थर्मोकोल से, और एक एक्चुअल शीट है, दोनों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन में लिखा है 6th क्वेश्चन, इन ए मॉडल ऑफ अ शीप इज mast is 9 centimeter high while the mast of the actual sheep is 12 meter high. If the length of the sheep is 28 meter, how long the model sheet? मतलब मॉडल शीट की जो मास्ट होती है, जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है कपड़ा, आपने देखा होगा, वो 9 सेंटीमीटर हाई है, जबकि जो एक्चुअल शीट है उसकी मास्ट 12 मीटर हाई है, और एक्चुअल शीट की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। तो मॉडल शीट की लेंथ क्या होगी? तो लेंथ फाइंड करना था, तो हमने लेंथ ऊपर लिखा, हाइट नीचे लिखी। एक्चुअल ये मॉडल शीट में बात की तो 9 सेंटीमीटर हाई है उसकी, और मास और लेंथ हमको फाइंड करना है तो एक्स, और ये एक्चुअल शीट में मास 12 मीटर हाई है और 28 मीटर लेंथ शीट है। तो हमने x अपॉन 9 इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 ऐसे लिखा। मीटर से मीटर कैंसिल, या 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में इसको इधर लाए तो ये डिवाइड में, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में। अब ये इसको कैंसिल किया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, x इज इक्वल टू 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। ये आपकी जो है क्या है? लेंथ ऑफ मॉडल शीट। क्योंकि सेंटीमीटर में तो छोटा ही बनेगा, तो मॉडल शीट जो हमने बनाया। आया समझ में आपको? अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये दो समझ लिया आपने सब, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया है बेटे कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours ₹60। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग का चार्ज इसने बताया है कि अगर हम कार को 4 hours रेलवे स्टेशन पार्किंग पर खड़ा करते हैं तो ये आर्स है और ये रुपीज है, उसके 60 रुपीज लगते हैं। तो फिर उसने नेक्स्ट टेबल पे दिया है कि अगर कार जो है हमारी 8 hours पार्किंग रहती है तो 100 रुपीज देता है। 8 hours पार्किंग रहती है तो कितने देता है? 100। अब क्वेश्चन के नीचे देखिए उसने क्या पूछा, ये बुक में ही करना, आप लोगों को फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। तो नीचे लिखा है check the parking charges are in the direct proportion to the parking time। आपको चेक करना है कि पार्किंग चार्जेस जो ली जा रहे हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 1 hour का चार्जेस क्या होगा। तो 60 रुपीज को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बटा 4 डिवाइडिंग 2, 4 5 या 20, तो 1 hour का चार्जेस हमारे पास आ रहा है ₹50। ये 1 hour का चार्जेस आ रहा है। तो इस हिसाब से 8 hours का चार्जेस होना था 8 मल्टीप्लाई बाय 15, जो कि आएगा 15 8 120। 120 रुपीज अगर चार्ज करता तो आवर्स का और रुपीज का रेशियो प्रोपोर्शन में आता, लेकिन यहाँ 100 रुपीज ही चार्ज कर रहा है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लिख देंगे नो, it is not in direct proportion, it is not in direct proportion। ये लिखा आपको, इसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके लिए पूरी लिखना आपको, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, जो कि आपको बुक में ही लिखना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वह भी हमको एक टेबल दी हुई है जो कि हम बुक में ही लिखेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको। सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बुक में देखिएगा एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सी लाइक दैट वी हैव गिवन अ टेबल। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ मिक्सचर ऑफ पेन इज prepared mixing 1 part of the red pigment with the 8 part of base। मतलब जैसे बेस कलर व्हाइट का मान लीजिए, उसमें आप 1 part रेड मिलाते हैं। इस तरह से मिक्सर बनाया गया है, कलर का
मिक्स करके इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में हमको बताया गया है फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब आगे जो दिया गया है रेड पिगमेंट का पार्ट हमको दिया गया है कि रेड पिगमेंट जब हम वन पार्ट मिलाते हैं तो बेस हमको कितना मिलाना होता है 8। अब उसने कहा है कि यदि ये टेबल में दिया, आपकी टेबल है बुक की, यदि रेड पिगमेंट कितना हो 4 तो बेस पार्ट कितना मिलाना पड़ेगा हम लेंगे, तो 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 का 8 को मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम 1:8 है ना, तो ये 1:8 आना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 अगेन 1/8, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चल रहा है। अब अगर रेड पिगमेंट कितना दिया है तो बुक में दिया हुआ है 7, तो 7 8 जा 26। अब अगर रेड पिगमेंट हमको दिया गया है 12 तो 12 8 जा 96। और अब अगर हमको रेड पिगमेंट दिया गया है 20 तो 20 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 and 160। इस तरह ये टेबल कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज होगा जैसा अभी हमने 4 5 एंड 6 समझा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसा होगा। सी मैं यहां पर बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है इन क्वेश्चन 2 है वो जो क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर अभी दिया है जो रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस हमने भी पढ़ा है, इसमें इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, वन पार्ट रेड पिगमेंट के लिए कितना हमको बेस मिलाना पड़ता है 75 मिलीलीटर। तो उसने कहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। अब अगर हमने बेस को कितना ले लिया 1800 ज्यादा ले लिया तो रेड पिगमेंट भी ज्यादा लगेगा। सो दैट्स व्हाई द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 में सेम एज इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये पूरी स्पेलिंग लिखेंगे हम। ओके एंड नाउ मेक द टेबल। और हमें फाइंड क्या करना है कि रेड पिगमेंट, तो जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट। और आपको दिया गया है बेस, बेस हमको दिया है इन मिलीलीटर, क्वांटिटी है इसका मिलीलीटर में। 75 मिलीलीटर कितने के पार्ट के लिए लगता है 1 पार्ट के लिए। तो अब 1800 मिलीलीटर हम बेस ले रहे हैं तो रेड पिगमेंट क्या चाहिएगा एक सम को नहीं मालूम है। अब हम फार्मूला लगा देंगे 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800। 1800 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1800 अपॉन 75 इज इक्वल टू x। देन 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, 600 अपॉन 25। 25 से कैंसिल करेंगे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, रिमेनिंग 10, 10 क्या है 0 तो 100 और 25 4 जा 100। सो x इज इक्वल टू 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिएगा। हमको रेड पिगमेंट का पार्ट कितना चाहिएगा 24। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से बता देता हूं, वो भी एज इट इज है, इसके सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में है। केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, केवल टेबल में जो है डिजिट टर्म चेंज होगी तो वो हम यहां लिख देंगे। टेबल में एज इट इज सारे पैटर्न सभी क्वेश्चन इस पैटर्न में आना है आपको। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन and take out its meaning after it is solved. Then see the question number 4. Question number 4 is that a machine is a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. एक मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 6 आवर्स में कितनी बोतल फिल अप करती है 840। अब आगे उसने कहा है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितनी फिल करेगी। टाइम कम हो गया तो बॉटल भी कम फिल करेगी, इसलिए द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ बॉटल्स। तो हम लिख देंगे ऊपर नंबर ऑफ बॉटल्स।
और इधर आ जाएगा टाइम इन आवर्स। ओके, तो अगर 6 आवर्स तक फैक्ट्री वो मशीन चलती है तो 840 बॉटल फिलअप करती है। अगर वो 5 आवर्स मशीन चलेगी तो कितनी बॉटल फिलअप करेगी हमको नहीं मालूम, दैट इज एक्स। नाउ वी इंप्लीमेंट द फार्मूला 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन 5। 5 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन 840 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6 as it is is equal to x। 6 1 का 6, 6 1 का 6 remaining 2, 6 4 का 24, 6 0 का 0। So x is equal to 45 का 70 और 1 0 है 1 0। x is equal to 700 bottles वो 5 आवर्स में फिलअप करेगी। ये हमारा आंसर है। दिस इज द कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज 13.1। और आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो है बुक में ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड से आप लिखना शुरू करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फेयर कॉपी में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।